क्लास 11th इकोनॉमिक्स विषय का एग्जाम हो चुका है। आप लोगों ने कितना सही किया आप लोग मिला सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था आपका, एक वचन अर्थ में सांख्यिकी का अर्थ है। तो एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकीय तरीके, मतलब बी आंसर इसका करेक्ट है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इसके लेखक जो है वो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। तो दूसरा का ए हो जाएगा बच्चों। क्षितिज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है। तो वो किस तरह का सेवा देगा, तो वह सेवा प्रदाता कहलाएगा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। चौथा है खाली स्थान डेटा मूल रूप से एक अन्वेषक द्वारा एकत्र किया जाता है। जब घूम घूम के डाटा कलेक्ट किया जाता है मूल रूप से, तो उसको हम लोग प्राथमिक डाटा कहते हैं। तो यहाँ चौथा का ए हो जाएगा प्राथमिक। फिर निम्नलिखित में कौन सी सांख्यिकीय विधियां नीचे दी गई छवि में दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या बहुत सा ज़्यादा है और इससे कुछ संख्या को यहाँ निकाल दिया गया है। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, नमूनाकरण कहलाएगा। अभिकथन टैली चिन्हों का उपयोग आवृत्ति वितरण को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है और कारण है टैली बार केवल निरंतर आवृत्ति वितरण के मामले में ही बनाए जा सकते हैं। सही विकल्प चुनना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि ए सच है लेकिन आर गलत है। मतलब इसमें जो ए कथन है वो आपका सही है और आर जो है वो कथन गलत है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर था, निम्नलिखित में से किसे ग्राफिक विधि द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो माध्य को जो है वो ग्राफिक विधि से निर्धारित नहीं किया जाता है। 50 छात्रों को अपना पसंदीदा खेल चुनने के लिए कहा गया था और नीचे दिए गए डेटा निम्नलिखित परिणाम दिखाते, जैसे खेल इधर है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस है। विद्यार्थियों की संख्या 12, 10, 11, 9, 8 है। तो यदि इस आंकड़ों को पाई आरेख में प्रस्तुत किया जाए तो किस डिग्री को हॉकी होगी, मतलब किस डिग्री पर हॉकी होगी। तो ये यहाँ पर हॉकी का आप देख सकते हैं कितना है, 11 है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लग जाएगा 11/50 गुने 360, क्या हो जाएगा 360। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 79.2। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने बना भी दिया है कि कुल छात्रों की संख्या 50 है, हॉकी खेलने वाला छात्र कितना है, 11 है। यहाँ आप देख सकते हैं डाटा में क्या है, 11 है, यहाँ 11 दिया हुआ है। तो हमको कर देना है क्या, फॉर्मूला लगेगा 11/50 गुने 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 79.2 डिग्री आ जाएगा। 9वां है सरल संबंध में हम अध्ययन करते हैं। तो सरल संबंध में हम लोग केवल 2 चर का अध्ययन करते हैं, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सूचकांक संख्या संतुष्ट करती है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को, तो यहाँ ए और बी दोनों हो जाएगा सही। एक अच्छी प्रश्नावली की आवश्यक किसी 3 विशेषताओं के बारे में बताएं। तो गुंडे एवं हार्ड के शब्दों में समान रूप से प्रश्नावली से अर्थ प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए साधन से है, जिसमें पत्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। प्रश्नावली की विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक द्वारा भेजता है। दूसरा, प्रश्नावली में जिन प्रश्नों को सम्मिलित करके प्रयोग किया जाता है उन्हें टाइप अथवा साइक्लोस्टाइल्स या प्रकाशित कर लिया जाता है। फिर प्रश्नावली प्राथमिक सामग्री के संकलन की एक प्रविधि है जिसमें सूचनाता से अप्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर जानकारी एकत्र की जाती है। फिर है इसमें सरल व स्पष्ट प्रश्न होते हैं जिनकी संख्या समानता सीमित होती है जिससे उनका उत्तर देने में सूचनादाता को अधिक समय न लगे। इसी का अथवा में आया था आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट करें। तो मूल रूप से आर्थिक क्रिया क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र संकुचित होता है जबकि अनार्थिक क्रियाओं का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है जबकि अनार्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक नहीं है। आर्थिक क्रिया आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है जबकि अनार्थिक क्रिया सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। जो कार्य धन प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं
और जो कार्य धन प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता उन्हें अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक माँ अगर अपना बच्चा का सेवा करती है तो उसके बदले उसको धन नहीं प्राप्ति होगा तो वो गैर आर्थिक कहलाएगा, और यदि वो नर्स है और हॉस्पिटल में अगर बच्चों का सेवा करते है उसके बदले उसको धन की प्राप्ति होगी तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। फिर है निम्नलिखित को परिभाषित करे। तो सबसे पहले है प्रगणक, फिर है अन्वेषक, फिर गणनाकार। तो प्रगणक का परिभाषा है कि प्रगणक वह व्यक्ति होता है जो किसी जनगणना, सर्वेक्षण या अन्य डेटा संग्रह कार्य में डेटा एकत्र करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वे लोगों या वस्तुओं की गिनती करते हैं और जानकारी रिकॉर्ड करते हैं। अन्वेषक होता है, अन्वेषक वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले या समस्या की गहराई से जांच करता है। वे जानकारी इकट्ठा करते हैं, सबूतों का विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। गणनाकार, तो गणनाकार वह व्यक्ति हो जाता है जो गणितीय गणनाएं करता है। यह शब्द पहले उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो हाथ से गणनाएं करते थे, लेकिन अब इसका उपयोग उन लोगों के लिए भी किया जाता है जो कंप्यूटर या कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। अगला है आरेखीय कार्यक्रमों की उपयोगिता समझाएं। तो आरेखीय कार्यक्रम वे प्रोग्राम होते हैं जो ग्राफिकल इंटरफेस का उपयोग करके उपयोगकर्ता से संवाद करते हैं। इनका उद्देश्य उपयोगकर्ता को दृश्यात्मक रूप से प्रोग्राम के कार्य को समझने और संचालित करने में मदद करना होता है। इन कार्यक्रमों की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है उपयोगकर्ता इंटरफेस की सरलता। तो आरेखीय कार्यक्रम उपयोगकर्ता को एक सहज और समझने में आसान इंटरफेस प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता को कोड या टेक्स्ट के बजाय दिशात्मक तत्वों जैसे बटन, स्लाइडर, चित्र आदि के माध्यम से प्रोग्राम से संवाद करने की सुविधा मिलती है। फिर है विजुअल प्रेजेंटेशन। तो इन कार्यक्रमों में डेटा या परिणामों को ग्राफिक या चार्ट्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता को समस्याओं का समाधान समझने में आसानी होती है। उदाहरण के तौर पर डेटा विजुअलाइजेशन जैसे ग्राफ और पाई चार्ट को समझना और विश्लेषण करना आसान होता है। तीसरा है प्रेरणा और आकर्षण। तो आरेखीय कार्यक्रम इंटरफेस को आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाते हैं, जिससे उपयोगकर्ता का अनुभव बेहतर होता है और प्रोग्राम को चलाने में मजा आता है। इस प्रकार ऐसे कार्यक्रम उपयोगकर्ताओं को अधिक समय तक प्रोग्राम में व्यस्त रखते हैं। फिर है तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, कहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। पांचवा पॉइंट है विविध अनुप्रयोग। तो इसका भी आप डिटेल देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रति हेक्टेयर चावल की उपज नीचे दी गए डेटा को आरेखीय रूप में दर्शाएं। तो यहाँ देख सकते हैं एक तरफ ईयर दिया हुआ है और एक तरफ है यार्ड पर हेक्टर दिया हुआ है। तो 1999 से 2000 इतना, 2001 से इतना है, 2002 1-2 का इतना है। ये आप टेबल देख सकते हैं। इसका हम लोग को आरेख बनाना है। तो आरेख देखिए इस तरह कुछ बनेगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह बस आपको क्या करना है ना कि 99 से 2000 जो दिया हुआ है उसको 668 में मिलाना है। तो 668 जो बिंदु होगा वहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर 668 मान लीजिए आपका कहाँ होगा, तो इस बिंदु पर होगा। तो यहाँ से ऐसे करके अगर हम आते हैं इस बिंदु पर तो यहाँ पर 668 होगा। फिर यहाँ पर थोड़ा 1000 है तो 1000 से हमको थोड़ा ऊपर जाना है सेकेंड बार में, तो मेरा ये कहलाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डाटा कितना है 1013 है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर बिंदु लगा। सब बिंदु को मिला देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यह ग्राफ प्रति हेक्टेयर चावल की उपज को विभिन्न वर्षों में दर्शाता। आप देख सकते हैं 1999 से 2000 से 2004-5 तक उपज में वृद्धि हुई, लेकिन 2005-6 में थोड़ी गिरावट आई है। मतलब यहाँ में आप देख सकते हैं थोड़ी गिरावट आई है। टेबल से भी आप समझ सकते हैं, ऐसे ग्राफ बनाना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला है वृत्त आरेख को परिभाषित करें, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो वृत्त आरेख, जिसको हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं, एक ऐसा आरेख है जो किसी डेटा को वृत्त के विभिन्न भागों या खंडों के रूप में दर्शाता है, जहां प्रत्येक खंड डेटा के एक विशिष्ट भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और डिग्री की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला डेटा मान बट्टा कुल डेटा मान गुने 360 है। इसका मैथ अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे, उसी तरह बनाना है। वृत्त आरेख का निर्माण कैसे करें, तो सबसे पहले डेटा एकत्र करना है। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए बच्चों। दूसरा है कुल मान ज्ञात करें। तीसरा है प्रत्येक खंड के लिए अंश ज्ञात करें। फिर है आपको प्रत्येक खंड के लिए कोण ज्ञात करें। वृत्त आरेख बनाएं और खंडों को लेबल करें।
आवश्यकता अनुसार रंग या पेंटर का उपयोग करें। तो ये है इसका विधि बनाने का। 15 है समांतर माध्य की गणना की लघु विधि पर चर्चा करें। तो ये लघु विधि मतलब कल्पित माध्य विधि भी इसको कहते हैं, जो मीन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या मेथड अपनाते हैं। तो यहाँ पहला है कि कल्पित माध्य का चयन करना है, फिर विचलन की गणना करना है। विचलन मतलब है कि यदि हम डाटा का माध्य निकालते हैं तो वही मेरा विचलन कहलाएगा, या फिर हम अपने से भी विचलन ले सकते हैं, मतलब बीच एक्स से कोई भी संख्या उठा के ले सकते हैं, वो मेरा विचलन कहलाएगा। उसके बाद बारंबारता से गुना करना है। जब हम लोग विचलन निकाल लेंगे, मतलब एक्स से विचलन को घटाएंगे तो हमको विचलन प्राप्त हो जाएगा। उसको क्या करना है, बारंबारता से गुना कर देना है। तीसरा में वही करेंगे। चौथा में विचलन का योग करेंगे और फिर माध्य की गणना करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास डेटा है 10, 12, 15, 18 और 20 है। तो कल्पित माध्य मान लीजिए हम 15 को कल्पित माध्य के रूप में चुनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे कैसे, इसको हम लोग कल्पित माध्य मान लिए हैं, किसको, 15 को। तो मेरा घटेगा 10 में 15 गया -5, 12 में 15 गया -3, फिर 15 में 15 गया 0, 18 में 15 गया 3 और 20 में 15 गया 5। उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमको ये 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा dx बट्टा n। इस फॉर्मूला पर बैठा के निकाल दे। a हो गया मतलब एज्यूमीन, जो हम लोग कल्पित माध्य को माने थे, मतलब हम लोग क्या माने थे, a की जगह 15 माने थे। सिग्मा dx मतलब जो विचलनों का योग जो प्राप्त हुआ, आपको कितना प्राप्त हुआ, 0। और n हो गया पदों की संख्या कितनी है, तो पद को हम लोग को गिन लेना था, कितना था, 1 2 3 4 5। तो बस भागा दे दीजिएगा, आपका 15 आंसर आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित डेटा से माध्यिका की गणना करें। तो माध्यिका का आप टेबल देख सकते हैं। यहाँ जो अंक दिया है वो 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, इस तरह दिया, विद्यार्थियों की संख्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल को सुधारेंगे। तो 0 से अधिक मतलब हो जाएगा 0 से 10, और ये अंक जो है उसको हम लोग क्लास इंटरवल मानेंगे, ठीक है। यहाँ 10 से अधिक हुआ है तो 10 से 20 कहला जाएगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट वाला हो जाएगा 50 से 60। उसके बाद है सो ये 3 का 3 लिखेंगे, 16 में 3 को घटा देंगे, फिर 28 में 16 को घटाएंगे, 38 में इसको घटाएं, 42 में 38 और 50 को इसमें घटा देंगे। तो हमको इस तरह का टेबल प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा बारंबारता। कैसे करके निकालें, देखिए सबसे पहले तो ये 3 को लिखे, नीचे में ही लिखना है। देखिए नीचे में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ 3 लिखे हैं। अब जो उसके ऊपर वाला संख्या था कितना, 16 है आपका, 16 में 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर 40 से 50 वाला में 13 लिखा जाएगा। उसके बाद घटाएंगे, नीचे से हमको घटाना है सब संख्या को, तो हमको ये बारंबारता प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका हम लोग संचयी बारंबारता निकालें। संचयी बारंबारता मतलब 8 का 8 लिखेंगे, ये 8 में 4 को जोड़ दें तो 12, 12 में 10 को जोड़ देंगे 22, 22 में 12 तो 34। इस तरह जोड़ते जाएंगे तो 50 यहाँ प्राप्त होगा। तो इसको जोड़ने पर भी ये 50 ही आएगा। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, तो मीडियन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ बटा 2। सिग्मा एफ मतलब हुआ है कि आपको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ। तो ये आपको जोड़ने पर जो है आपको कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिग्मा एफ जो है मेरा प्राप्त हुआ है 50। तो सिग्मा एफ के जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, 50 बटा 2, तो मेरा आ जाएगा 25। 25 को इस सी एफ में देखना है बच्चों, 25 जो मेरा आया किस में होगा, 22 में तो नहीं होगा, 22 से अधिक है तो 34 में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मीडियन लाइज बिटवीन 30 से 40 क्लास इंटरवल। तो ये 30 जो है वो L1 कहलाया जाएगा, 40 है L2 कहलाएगा, ये 12 है सो मेरा F कहलाएगा, और इसमें लैज किया तो इसका जस्ट ऊपर वाला मेरा C कहलाएगा। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि L1 मेरा 30, L2 40, F मेरा 12, C है 22, M है सो 25 लिखना है मेरा, और ये फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F M माइनस C। सॉल्व करेंगे 32.5 आएगा। इसमें जो मीडियन आएगा वो 30 से 40 के बीच में ही आना चाहिए। तो मेरा आंसर जो आया वो करेक्ट आया। अगर 40 से अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब मेरा गलत है, और 30 से कम आता है तो भी मेरा गलत हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। तो इसमें देखिए टेबल जो दिया हुआ है, बस इसको हमको क्या करना है, एक्स है, एक्स को जस का तस पहले टेबल में उतार देंगे, फिर वाई को भी उतार देंगे। एक्स से अपने से कोई संख्या ले लेंगे, जैसे हम 6 लिए, टेबल को आगे देख सकते हैं सेम उतारा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डी एक्स निकाले, तो डी एक्स कैसे निकलेगा,
x से कोई नंबर को उठा लेंगे, जैसे हम 6 को उठाएं तो a बराबर मेरा 6 कहलाएगा, ये कल्पित माध्य कहलाता है। ठीक है, इससे लिख लेगा dx। अब ये क्या करेंगे कि ये 6 में 6 को घटा देंगे तो 0, फिर 8 में 6 को घटा देंगे तो मेरा बचेगा कितना 2, फिर 12 में 6 को घटा देंगे तो यहाँ देख सकते हैं 12 में 6 को घटा देंगे तो 6, 15 में 6 को घटा देंगे 9, 18 में 6 को घटा दें। इस तरह घटा के हम लोग dx निकालेंगे। फिर y निकालेंगे, y से कोई नंबर को, तो यहाँ देख सकते हैं 15 दो गो है तो 15 को ही उठा लिए तो ये मेरा dy का लगा क्योंकि y से उठा रहे हैं। अब क्या करेंगे कि 10 में 15 को घटा देंगे तो -5, 12 में 15 को घटाएंगे, फिर 15 में 15 को घटाएंगे, 15 में 15 को घटाएंगे, 18 में 15 को घटाएंगे। इस तरह मेरा dy ज्ञात तो हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर दिए हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो आप dx निकाले हैं, ये जो आप dx निकाले इसका स्क्वायर करते हो तो dx स्क्वायर का लगा, जैसे 0 का 0, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 6 का हो जाएगा 36, 9 का हो जाएगा 81। फिर यहाँ पर निकालेंगे dy स्क्वायर, ये जो आप dy निकाले इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर उसके बाद है सो dx और dy को गुना कर दे तो ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमको सब कुछ जोड़ देना है तो यहाँ जोड़ने पर मेरा कुछ इस तरह का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा dx को जोड़े तो 108, सिग्मा dy को जोड़ेंगे तो 44 प्लस में है और इसमें माइनस संख्या को भी देखना, माइनस में के गो है तो -5 है और नीचे भी -3 है तो 5 3 8 हो जाएगा। तो प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 44 आएगा और माइनस कितना हो जाएगा 8, तो मेरा 36 बचेगा। उसी तरह dx स्क्वायर निकालेंगे, dy स्क्वायर निकालेंगे, डी और इसको निकालेंगे। इसके बाद इस फॉर्मूला में हम लोग इसको क्या करेंगे बैठा देंगे। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे इसको बैठा देंगे। तो कैसे एक बार जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला सिग्मा dx dy का मान कितना है तो 863 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है यहाँ देखिए यहाँ सब लिख दिए हैं कि सिग्मा dx dy कितना है तो 863 है, सिग्मा dy स्क्वायर कितना 482, सिग्मा dx स्क्वायर 1894। इस तरह मान को यहाँ पर आपको पुट कर देना है। n हो गया, n मतलब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या मतलब है कि इसको हमको गिन लेना है कितना नंबर है तो 9 गो नंबर होगा। तो ठीक है, 9 नंबर यहाँ होगा तो n मेरा 9 का लाएगा। तो यहाँ n की जगह क्या लिखे 9, सिग्मा dx है 108/9 हो जाएगा, सिग्मा dy कितना आया था 36/9। तो इस सब में बैठा देंगे, इसको बस आपको सॉल्व कर देना। देखिए सॉल्व किया हुआ है बच्चों, सेम इसी तरह आपको सॉल्व कर देना है, गुना भागा करना है, वर्गमूल यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल देना है और आपस में सबको गुना कर देंगे और इसको ऊपर वाला से भागा देंगे, 0.96 आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है सूचकांक क्या है। सूचकांक की कीमतों के निर्माण में आने वाली मुख्य समस्याओं का वर्णन करना है। तो आप देख सकते हैं, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा अब स्पीड में चलते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको लिख देना था आंसर। सूचकांक क्या होता है तो नया पुराना मूल्य के औसत के आधार पर हम किसी चीज़ का तुलना करते हैं। निर्देशांक या सूचकांक से क्या होता है तुलना किया जाता है। चैंडलर के अनुसार यह परिभाषा दिया गया है। और सूचकांक के निर्माण की रचना में क्या क्या समस्याएं आती है तो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट बनाए हैं बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिए। हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। पहला पॉइंट है सूचकांक का उद्देश्य, दूसरा पॉइंट है पदों या वस्तुओं का चुनाव, दूसरा में ही आप पॉइंट है कौन सी वस्तुएं चुनी जाए। उसके बाद है वस्तुओं की संख्या कितनी हो समानता, फिर है वस्तुएं किस किस्म की हो, है वस्तुओं का किस प्रकार वर्गीकरण किया जाए। तीसरा पॉइंट है मूल्य उद्धरण, तो थोक या फुटकर मूल्य समानता, द्रव मूल्य अथवा वस्तु मूल्य, मूल्य उद्धरणों की संख्या व आवृत्ति, मूल्य उद्धरण प्राप्ति के स्थान व साधन, आधार वर्ष का चुनाव, सूचकांकों का परिगणन। तो ये सब पॉइंट आप इसको बना बना के लिख लीजिएगा बच्चों। मग सटीक उत्तर है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, लंबा लंबा है आंसर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो में सारा चीज़ सारा पार्ट को ख़त्म कर दे ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो ये सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी जो है आपका वो आपका वेस्टी अर्थशास्त्र है। तो इसमें 18 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आया था आपका कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर खिसकने के कारण, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ए और बी के दाईं ओर शिफ्ट हो जाना।
फिर है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो सी कथन आपका सत्य है कि एमसीयू शून्य है तो टीयू जो है वो अधिकतम होगा। फिर है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो बी ऑप्शन जो है वो न करेक्ट है। 22 नंबर है नीचे दिए गए मांग वक्र का प्रेक्षण कीजिए तथा वक्र के ढाल की पहचान कीजिए। तो ये वक्र का ढाल दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए था वो है घटते ढलान के साथ गैर रेखीय मांग वक्र है ये। फिर है निम्नलिखित कॉलम 1 और 2 में वस्तुओं की सही जोड़ी की पहचान करें। तो यहाँ देख रह सकते हैं बजट लाइन यहाँ 4 में दिया, लेकिन यहाँ पर जोड़ा जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा B2, मतलब बाजरा जो है वो क्या है, घटिया माल है, तो इसका जोड़ा में करेक्ट मिल रहा है, बाकी का नहीं मिल रहा है सही। औसत उत्पादन हो सकता है तो केवल सकारात्मक मूल्य का, तो कथन 1 आपका दिया हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा बच्चों। कथन 2 सत्य है और कथन 1 गलत है। 26 नंबर में आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत आपूर्ति का निर्धारक नहीं है तो फर्मों की संख्या। 27 का आपका बी आंसर हो जाएगा, संतुलन और कीमत मात्रा दोनों बढ़ती है। 28 नंबर है आपका केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 2 विशेषता बताना। तो 2 विशेषता है यहाँ पर। केंद्रीय योजनाबद्ध मतलब होता है जिस पर आर्थिक गतिविधि पर सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्रीय योजनाबद्ध में निजी स्वामित्व कम होता है, मतलब सरकार का नियंत्रण होता है। इसकी 2 विशेषता यही है कि सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण होता है, दूसरा केंद्रीय योजना होता है। क्या आपको लगता है कि यदि भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका से नई और उन्नत तकनीक आयात करता है तो इसे उत्पादन कैसे किया जाए कि समस्या हल हो जाएगी? तो इसको आप इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुकूलन, मानव संसाधन कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, आर्थिक और नीतिगत पहलू, स्थानीय अनुसंधान एवं विकास। 29 नंबर है उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं? ये आपका रेफरेंस बुक से ये क्वेश्चन आया है बच्चों कि बजट सेट 2 वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसमें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। बच्चों ये रेफरेंस बुक को यदि आपको पढ़ना है तो मेरे साइट DRGP 82 पर डाला हुआ है, वहाँ से आप इकोनॉमिक्स का रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। मैंने सारा डाल दिया है उसमें, आपको क्रोम ब्राउजर में जाके सर्च करना है। 30 नंबर है उपभोक्ता की तर्कसंगतता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करते? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसी के अनुसार मैंने इसका डिटेल कर दिया है, इसी तरह आपको आंसर लिख देना था। 31 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयोगिता के लिए सत्य है? तो यहाँ पर 3 कथन दिया हुआ है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन कैसे होगा उसका हम लोग यहाँ डिटेल मैंने कर दिया है, इस आधार पर हम लोग डी ऑप्शन सही मारते हैं। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इसलिए थोड़ा सा जो आपका पॉइंट दिया होता है उसको थोड़ा डिटेल करना था। फिर किसी इनपुट के लिए एमपी और टीपी पे संबंध, तो एपी और टीपी पे संबंध आप जान ही रहे हैं कि जब एमपी घटता है या फिर शून्य हो जाता है तो टीपी अधिकतम होता है, और जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी अधिकतम होता है। इसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है, 4 पॉइंट बना के लिखे हैं। और इस ग्राफ को आप लोग देख लीजिए बढ़िया से बच्चों। अगला क्वेश्चन है एक फर्म की निम्नलिखित लागत अनुसूची में कुल परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत की गणना करो। तो उत्पादन दिया हुआ, टोटल कॉस्ट दिया हुआ, तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? यहाँ कुल निश्चित लागत 12 दिया हुआ, ठीक है, कितना दिया हुआ? 12। तो मतलब TFC जो है मेरा वो है 12, तो सब में आपका ये 12 हो जाएगा। देखिए हम बनाए हैं TC मेरा ये और ये दिया हुआ TFC 12, तो सब में 12 हो गया। अब TVC निकाले, तो TVC कैसे निकलेगा बच्चों? तो TVC निकालने का फॉर्मूला कि इसको इसमें घटा दीजिए, तो 20 में 12 गया 8, 26 में 12 घटाए 14, 31 में 12 19, 38 में 12 को घटा देंगे 26। उसके बाद MC जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो 20 में 12 को घटा देंगे तो 8, ठीक है। उसके बाद हमको इसको घटाना है, 26 में 20 को घटाएंगे 6, 31 में 26 को घटाएंगे 5, और 38 में 31 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अगला है कीमत लेने वाली फर्म का कुल राजस्व एक ऊपरी उठी रेखा होती है, मतलब 32 नंबर का आप आंसर देख सकते हैं बच्चों। वीडियो देखिए बहुत लंबा हो गया है, आप जल्दी जल्दी इसको पार करते हैं, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं पार करें कि आप लोग देख ही ना सके इसको, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही बढ़ा रहे हैं ताकि आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। काहे कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट करके रखिए ताकि भविष्य में भी आपको काम दे। 33 नंबर क्वेश्चन है
किसी वस्तु का बाजार संतुलन में है, वस्तु की मांग कम हो जाती है, इन परिवर्तनों प्रभाव श्रृंखला। तो 33 नंबर का आंसर आप देख दीजिए। बच्चों जो क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसको हम फिर से अलग से उस क्वेश्चन को हम समझा दें डिटेल से। काहे कि देखिए अब यहाँ पूरा हमको कंप्लीट करना था एक ही वीडियो में, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम भगा भगा के आपको दिखा दे रहे हैं। बाकी इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो मेरे साइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूर्ति की मात्रा ज्ञात करना है कि जब कीमत 10 था, 10 रुपया और 11 यूनिट बढ़ जाती है, मतलब 10 रुपया था तो 11 हो जाता है, और पूर्ति लोज 2 दिया। तो ये मैथ को बनाना था तो देखिए बना दिए हैं, इसको आप सेम आप बना सकते हैं, अभी समझा नहीं सकते बच्चों, बहुत लंबा हो जा रहा है, 25 का हो रहा है। ये फॉर्मूला पर आप लोग बना सकते हैं, एक बार इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। तो इसका आंसर जो है 120 हो जाएगा, मतलब बढ़ी हुई कीमत पर आपूर्ति की जो मात्रा होगी वो 120 होगी। 34 है कुल उत्पाद और सीमांत वक्रों पे शायद परिवर्तनशील अनुपात का नियम बनाना। तो ये बहुत बार पढ़ा भी चुके बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिए, ये फिगर है, इस फिगर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसके बारे में फिर यहाँ डिटेल कर दिए हैं। ये पहले भी बताया हुआ है, पहले का भी वीडियो यदि जाके आप देखिएगा प्ले लिस्ट में, तो ये सब क्वेश्चन है सो पहले समझा दिए हैं, अच्छे से समझाए हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो बच्चों आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।